हेलो दोस्तों, एपेक्स इंग्लिश क्लासेज में आपका स्वागत है। और आज हम लोग जो है 12th एग्जामिनेशन के लिए जो 2023 में जो होने वाला है, ठीक है, आपका 12th का एग्ज़ाम, इसके लिए आज हम लोग जो है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर आए हैं। जी हाँ, ऑब्जेक्टिव है, इंग्लिश का ऑब्जेक्टिव है। और आज हम लोग जितने भी VVI ऑब्जेक्टिव है उसको हम लोग देखेंगे। ये है आपका क्रैश कोर्स है। कहने का मतलब है कि इसमें आपको जब तक एग्ज़ाम नहीं हो जाता है तब तक ये सिलेबस चलता रहेगा और जितने भी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है वो आपको क्या होगा, आपको एग्जामिनेशन से पहले सारा आपको मिल जाएगा और उससे पहले आपका टोटल कोर्स ख़त्म हो जाएगा। पहले हम ऑब्जेक्टिव लेकर आएंगे और साथ ही साथ हम लोग सब्जेक्टिव की भी तैयारी करेंगे। तो बने रहिए हमारे साथ, हम लोग पूरा फोड़ देंगे बढ़िया से, ठीक है। चलिए पहला क्वेश्चन इसमें से हम लोग देखते हैं। स्वीटेस्ट क्लब, पहला चैप्टर है स्वीटेस्ट क्लब आई डू नॉट गो, ठीक है। इसको लिखा है किसने? जॉन डन ने। और इसका हम लोग क्या कर रहे हैं, आज ऑब्जेक्टिव पढ़ रहे हैं। पहला क्वेश्चन देखिए, पहला है स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो। यह कविता है। स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो क्या है? कविता है। इज रिटेन बाय, यह लिखा गया है। यह किसके द्वारा लिखा गया है, यह पूछ रहा है। तो ये लिखा गया है, यहाँ पे देखिएगा आप, तो यहाँ 4 ऑप्शन दिया हुआ है। जॉन डन, ओके, कमला दास, KKN दारूवाला, वाल्ट व्हिटमैन, ठीक है। तो इसमें जो है आंसर है आपका कौन? जॉन डन। यहाँ पे लिखा हुआ है ना जॉन डन, ठीक है। जॉन डन जो थे एक मेटाफिजिकल कवि थे। मेटाफिजिकल कवि किसको बोलते हैं? जो आध्यात्मिक कविताएं लिखते हैं उसको बोलते हैं मेटाफिजिकल पोएट, ओके। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो सिंपल सी बात है इसमें कि स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो जो है किसके द्वारा लिखा गया है? तो स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो जो है वह जॉन डन के द्वारा लिखा गया है। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, ठीक है। चलिए दूसरा क्वेश्चन है, जॉन डन, क्या है? जॉन डन जो स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो लिखे हैं। जॉन डन वाज बॉर्न, बॉर्न मतलब होता है जन्म। ये जन्म लिए थे इन द डैश, इन द ईयर डैश, ठीक है। कहने का मतलब है कि जॉन डन का जन्म कौन से ईस्वी में हुआ था, वह इस प्रश्न में पूछ रहा है, ओके। तो ऑप्शन यहाँ पे दिया हुआ है। ए में है 1572, बी में है 1631, सी में है 1556 और डी में है 1672। इसमें से 2 तिथि जो है, किसी भी राइटर के लिए 2 तिथि जो होता है बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। एक तो उसका जो होता है कि भाई जन्म कब लिया है, और दूसरा होता है इसकी मृत्यु कब हुई है, ठीक है। तो यह पूछ रहा है कि जन्म पूछ रहा है कि जन्म कब हुआ था। तो जन्म हुआ था दोस्तों आपको 1572 में। आंसर क्या होगा? ए नंबर 1572, ओके। और 1631 भी महत्वपूर्ण है। 1631 में क्या हुआ था? इनकी मृत्यु हुई थी, ओके। जन्म कब है? 1572 और मृत्यु कब है? 1631। तो यहां पूछ रहा है क्या? यहां पूछ रहा है कि जन्म, तो जन्म आंसर क्या होगा? ए नंबर 1572, ओके। क्लियर है यहां पे? चलिए आगे हम लोग देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। 3rd नंबर क्वेश्चन देखिए, ठीक है। तीसरा नंबर क्वेश्चन है, जॉन डन इज अ डैश पोएट। जॉन डन जो थे वह कहाँ के कवि थे, किस देश के कवि थे, ठीक है। किस देश से बिलोंग करते थे, उस देश का नाम यह पूछ रहा है, ठीक है। तो जॉन डन जो थे वह ब्रिटिश कवि थे। आंसर क्या होगा? ए नंबर। ब्रिटिश कवि कहते किसको है? तो जो ब्रिटेन के निवासी होते हैं, जो ब्रिटेन के निवासी होते हैं उनको क्या बोलते हैं? ब्रिटिश कवि। तो जॉन डन का जो जन्म है वह ब्रिटेन में हुआ था। ब्रिटेन है ना, कंट्री है, ठीक है, कंट्री है, देश है। तो इस देश के निवासी थे जॉन डन। तो ब्रिटेन है ना, ब्रिटेन के निवासी को हम लोग बोलते हैं क्या? ब्रिटिश, ठीक है। ब्रिटेन का दूसरा नाम क्या है? इंग्लैंड है। ब्रिटेन का दूसरा नाम क्या है? इंग्लैंड। और इंग्लैंड के जो वासी होंगे या इंग्लैंड के जो कवि होंगे उनको हम लोग बोलते हैं इंग्लिश पोएट बोलते हैं। जो इंग्लैंड के जो कवि होंगे क्या बोलते हैं? इंग्लिश पोएट। तो ऑप्शन में यहाँ पे ब्रिटिश दिया हुआ है, इंग्लिश नहीं दिया हुआ है, ठीक है। तो आंसर क्या होगा? ब्रिटिश। अगर ब्रिटिश के अलावा
है ना, ब्रिटिश अगर नहीं दिया रहता, अगर इंग्लिश दिया रहता तो ये भी आंसर क्या हो जाता, आपका सही हो जाता। मान के चलिए, है ना, ई में रहता क्या, इंग्लिश पोएट, इंग्लैंड के निवासी को बोलते हैं इंग्लिश, ठीक है, तो आंसर क्या हो जाता है, ये भी आंसर आपको हो जाता है, ठीक है। लेकिन ये रहता तो ये वाला नहीं रहता, दोनों में से एक ही रहेगा, ठीक है। तो ब्रिटिश रहे फिर भी ठीक आंसर हम लोग करेंगे, इंग्लिश रहे फिर भी करेंगे, ठीक है, क्योंकि ब्रिटेन भी देश का नाम है और इंग्लैंड भी है, तो इंग्लैंड से इंग्लिश बन गया और ब्रिटेन से ब्रिटिश बन गया। समझ में आया आप लोगों को, ठीक है। तो आंसर इसका क्या होगा, ब्रिटिश पोएट, ब्रिटेन देश के वासी, ठीक है। अमेरिका के रहते तो अमेरिकन होता, इंडिया के रहते तो इंडियन होता, आयरलैंड के रहते तो आयरिश होता, आयरलैंड के निवासी को हम लोग बोलते हैं आयरिश, ठीक है। चलिए आगे आएगा आयरिश वाला, यहाँ पे तो है नहीं है। नेक्स्ट 4 नंबर क्वेश्चन देखिए, ठीक है। डैश वाज फोर्स्ड, यहाँ पे डैश मतलब इस व्यक्ति का नाम आपको क्या करना है, बताना है, डैश, ठीक है, कौन है ये व्यक्ति, है ना। डैश वाज फोर्स्ड, फोर्स मतलब होता है जबरदस्ती, बलपूर्वक, ओके। टू लीव, लीव मतलब होता है छोड़ देना, लीव मतलब क्या होता है, छोड़ना, लीव मतलब होता है छोड़ना। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी, ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय, यूनिवर्सिटी का हिंदी क्या होता है, विश्वविद्यालय। विदाउट, विदाउट मतलब होता है के बिना। ए डिग्री, डिग्री मतलब होता है जो ग्रेजुएशन हम लोग करते हैं, बीए करते हैं, उसको डिग्री बोलते हैं। ए डिग्री बिकॉज ऑफ हिज रिलीजन, रिलीजन मतलब होता है आपको धर्म, ठीक है। कहने का मतलब है कि यह कौन व्यक्ति है जिनको ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से बिना डिग्री के, बिना बीए किए हुए, ठीक है, बिकॉज ऑफ रिलीजन, उसके धर्म के कारण उसे बाहर निकाल दिया गया था। मतलब कौन से कवि को ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से बिना डिग्री के उनको क्या किया गया था, बाहर धक्के मार कर निकाल दिया गया था, तो उस कवि का नाम है आपको जॉन डन, ठीक है। आंसर क्या होगा, जॉन डन। जॉन डन जो थे वह कैथोलिक धर्म के थे। कौन से धर्म के थे, कैथोलिक धर्म के थे। और कैथोलिक धर्म के लोगों को जिस समय यह डिग्री ले रहे थे, मतलब पढ़ रहे थे, कैथोलिक धर्म के लोगों को बहुत ज़्यादा टॉर्चर किया जाता था, बहुत ज़्यादा, है ना, उसे मार पीट कर जो है बाहर निकाल दिया जाता था। क्यों, क्योंकि वह कैथोलिक है। और उस समय जो है इंग्लैंड में एंटी कैथोलिक चल रहा था, मतलब कैथोलिक के प्रति, कैथोलिक धर्म के प्रति बहुत ज़्यादा रोष था लोगों में, तो उसको मार पीट के बेलगाया जाता था। इसलिए जो थे जॉन डन, उनको उनके धर्म के कारण, जो कैथोलिक धर्म के थे, है ना, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से इनको क्या किया गया, लीव करना पड़ा, छोड़ना पड़ा, ठीक है। और वो भी कैसा, फोर्स मतलब जबरदस्ती छोड़ना पड़ा, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा आपको, इसका आंसर होगा जॉन डन। जॉन डन को जो है ना, निकाल दिया गया था। कहां से निकाल दिया गया था, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से निकाल दिया गया था, ओके। चलिए नेक्स्ट 5वां क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। कोई दिक्कत हो, परेशानी हो किसी क्वेश्चन में, तो आप जो है इसके वीडियो जो है, आपको जब वीडियो देखिएगा तो आपको कन्फ्यूजन होगी, तो आप नीचे जो है कमेंट बॉक्स में आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं कुछ भी, ठीक है। ये जो चल रहा है ऑब्जेक्टिव का, है ना, सीरीज, यह क्रैश कोर्स है और आपको एग्जामिनेशन से पहले टोटल चीज़ आपको जो है कंप्लीट करवा दिया जाएगा, कुछ भी बाकी नहीं रहेगा। इसके साथ आपका हिंदी भी आएगा, है ना, और भी आर्ट्स का जो सब्जेक्ट है वो सब भी आएगा इसमें, ठीक है। चलिए हम लोग 5वां क्वेश्चन देखते हैं। जॉन डन वाज द पायोनियर, पायोनियर मतलब होता है जो सबसे पहले जो काम करता है कोई भी, उसको पायोनियर कहा जाता है, ठीक है। तो जॉन डन पायोनियर थे ऑफ न्यू काइंड, न्यू काइंड मतलब होता है नए प्रकार के, काइंड मतलब क्या होता है, प्रकार, ठीक है। यहां पायोनियर मतलब होता है आगंतुक। आगंतुक कहते किसको है, जो सबसे पहले आता है। जैसे अगुआ कहा ना, अगुआ कहिए, अगुआ ज़्यादा आपको समझ में आएगा,
जैसे कोई लड़का है लड़की है, उसका क्या आता है, अगुआ आता है, मतलब शादी जब होता है तब। तो अगुआ मतलब जो सबसे पहले जो काम करता है या जो सबसे पहले उसके बारे में बताता है उसको अगुआ कहते हैं, ठीक है। तो जॉन डन जो थे अगुआ थे, आगंतुक थे, ऑफ न्यू काइंड, नए प्रकार के, ऑफ लिरिकल एंड सटारिकल वर्स, वर्स मतलब होता है कविता, कॉल्ड, उसको क्या कहा जाता है, जो नए प्रकार के कविता लिखना शुरू किए थे जॉन डन, उस कविता को कौन सी कविता कहते हैं, तो उस कविता को जो है कहते हैं मेटाफिजिकल। आंसर क्या होगा, बी नंबर। मेटाफिजिकल कविता सबसे पहले जो लिखने का काम शुरू किया था वह किया था आपको जॉन डन। तो जो सबसे पहले जो चीज काम करता है उसको पायोनियर बोलते हैं, क्या बोलते हैं, पायोनियर बोलते हैं। ओके, मेटाफिजिकल मतलब होता है आध्यात्मिक कविता, आध्यात्मिक कविता को हम बोलते हैं मेटाफिजिकल कवि। तो यह आत्मा परमात्मा जो है भगवान इस सब के बारे में लिखते थे, इसलिए उनको मेटाफिजिकल कवि या आध्यात्मिक कवि कहा जाता है। किनको कहा जाता है, जॉन डन को कहा जाता है। किनको कहा जाता है, जॉन डन। तो पूछेगा जॉन डन कैसे कवि है, तो मेटाफिजिकल कवि है। आंसर क्या होगा, मेटाफिजिकल। आंसर क्या होगा दोस्तों, मेटाफिजिकल। ठीक है, आंसर क्या होगा, बी नंबर, मेटाफिजिकल कवि। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। ठीक है, डैश हैज बीन डिस्क्राइब्ड, डैश मतलब यहां पे एक व्यक्ति का नाम बताना है आपको। ठीक है, यह व्यक्ति कौन है, डैश हैज बीन डिस्क्राइब्ड, डिस्क्राइब मतलब होता है वर्णन किया गया है, उनके बारे में बताया गया है। एज, एज मतलब के रूप में, मेटाफिजिकल पोएट। ठीक है, यह 2019 में क्वेश्चन पूछा गया है आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में। ठीक है, क्वेश्चन बैंक का अलग से हम लोग डिस्कशन करेंगे, जितने भी क्वेश्चन आज तक पूछा गया है इसके बाद जो है उसी का डिस्कशन करेंगे। ठीक है, चलिए बारी बारी से सब करेंगे, आप बस चैनल पर बने रहिए और इसका जो है भरपूर फायदा उठाइए। ओके, चलिए, तो कौन व्यक्ति है, कौन कवि है, हैज बीन डिस्क्राइब्ड, जिसका वर्णन किया गया है, जिसके बारे में बताया गया है, क्या बताया गया है, एज अ मेटाफिजिकल कवि, आध्यात्मिक कवि के रूप में। इस चारों में से टी.एस. एलियट, जॉन डन, वाल्ट व्हिटमैन, कमला दास, इन चारों में से किसको मेटाफिजिकल कवि के रूप में जाना जाता है। तो इससे पहले भी बताया गया है कि मेटाफिजिकल कवि है कौन, तो मेटाफिजिकल कवि है आपको जॉन डन। आंसर क्या होगा, बी नंबर। ओके, तो यह व्यक्ति कौन होगा, जॉन डन हुए। ठीक है, जॉन डन, जॉन डन को जो है मेटाफिजिकल कवि के रूप में जाना जाता है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अब देखिए, स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो, यह कविता है। स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो क्या है, कविता है। हैज बीन एड्रेस्ड टू डैश, कह रहा है यह व्यक्ति का नाम पूछ रहा है। ठीक है, यहाँ पे ठीक है, कह रहा है स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो जो कविता है, हैज बीन एड्रेस्ड, उसमें संबोधन किया गया है। किस व्यक्ति के बारे में संबोधन किया गया है, मतलब जो जॉन डन है, मान के चलिए जॉन डन है, यह किसके बारे में इस कविता में चर्चा किए हैं, तो इन्होंने जो कविता में चर्चा किया है इनके बारे में किया गया है, तो इनका नाम पूछ रहा है ना, या ये जॉन डन के क्या थे वो पूछ रहा है। तो जॉन डन के वाइफ है। ठीक है, इसमें जॉन डन अपनी वाइफ के बारे में चर्चा कर रहा है। स्वीटेस्ट लव, मेरी प्यारी प्रियतमा, तो प्रियतमा कौन है, तो इनकी वाइफ है। ठीक है, हैज बीन एड्रेस्ड, एड्रेस्ड मतलब होता है संबोधन करना। ठीक है, संबोधन करना या संबोधित करना है, तो किसको संबोधित किया गया है इसमें, तो डंस सिस्टर, नहीं सिस्टर का नहीं किया गया है, मदर नहीं माँ का नहीं किया गया, फ्रेंड नहीं फ्रेंड का नहीं किया गया, वाइफ। हाँ, आंसर क्या होगा, डी नंबर। डन्स वाइफ, डन की बीवी का, डन की जो घरवाली है, पत्नी है, उसका इसमें जो है क्या किया गया है, इसमें चर्चा किया गया है। किसके द्वारा किया गया है, तो वह खुद जो है जॉन डन अपनी वाइफ का इसमें क्या कर रहे हैं, चर्चा कर रहे हैं। ठीक है,
समझ में आया आपको? ठीक है, तो स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो एड्रेस्ड किसको संबोधित कर रहे हैं? तो डंस वाइफ अपनी बीवी को ही, अपनी पत्नी को संबोधित कर रहा है इसमें। ठीक है, कि मेरी प्यारी प्रियतमा है ना, मैं नहीं जा रहा हूं, आई डू नॉट गो, मैं नहीं जाता हूं। ठीक है, चलिए आगे हम लोग देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड। कोई दिक्कत हो, परेशानी हो तो आप कमेंट करके जरूर बताइएगा, उसको नेक्स्ट वीडियो में या आने वाले जो है हमारा जो भी आएगा है ना, उसमें क्या करेंगे, उसको सॉल्व कर दिया जाएगा। ठीक है, 8 नंबर क्वेश्चन देखिए। जॉन डन, ओके, थिंग्स, थिंग्स मतलब सोचना। जॉन डन सोचते हैं, डैट, डैट मतलब कि, जॉन डन क्या सोचते हैं? डैश इज सर्टेन, यह यहाँ पे आपको बताना है कि क्या जो है सर्टेन है। सर्टेन मतलब जो होता है निश्चित होता है। क्या होता है? निश्चित। क्या निश्चित होता है ना, जिसको टाला नहीं जा सकता है, तो सबको पता है। ठीक है, डेथ जो है ना, काम को आप टाल सकते हैं, लाइफ को आप टाल सकते हैं, इनमें से कोई नहीं हटाइए, तो क्या होगा आंसर? डेथ, है ना। डेथ जो है उसको टाला नहीं जा सकता है, वह निश्चित होता है, सर्टेन होता है, उससे कोई भी आज तक बच नहीं पाया है और ना कभी कोई बच पाएगा। तो आंसर क्या होगा? डेथ, मृत्यु। मृत्यु निश्चित है, वह आनी है तो आएगी। ठीक है, गाना भी है ना, मौत आनी है तो आएगी एक दिन। ठीक है, जान जानी है तो जाएगी एक दिन। तो यही है, यह निश्चित है। बाकी सब तो जो है ना, लाइफ में जो है होता ही रहता है जन्म से मृत्यु तक, लेकिन निश्चित क्या है? तो डेथ क्या है? निश्चित है, यह आएगी तो आएगी। ओके, चलिए नेक्स्ट स्लाइड हम लोग देखते हैं। इसका आंसर क्या होगा? डेथ। डेथ मतलब मृत्यु। 9 नंबर क्वेश्चन देखिए। जॉन डन हैड सीन, सीन मतलब देखा, द सन, ओके, सूरज को देखा, सेटिंग डैश नाइट, ओके, सूरज को क्या देखा कि सेटिंग डैश नाइट। जॉन डन हैड सीन द सन सेटिंग डैश नाइट। जॉन डन ने देखा जो सूरज है, जो सूर्य है, ठीक है, यह सेटिंग मतलब डूबना। ठीक है, यह डूब गया है डैश नाइट। कब डूब गया? टुमारो नाइट, टुमारो मतलब आने वाली कल की रात्रि डूब गया, नहीं, यस्टर नाइट। या आंसर क्या होगा? बी नंबर। आंसर क्या होगा? बी नंबर। कहने का मतलब है कि कल की रात्रि जो है, यस्टर मतलब होता है कल, कल की रात्रि, नाइट मतलब रात्रि, कल की रात जो है सूरज डूब गया। ठीक है, जॉन डन हैड सीन, जॉन डन ने देखा कि कल की रात्रि क्या हुआ? सूरज डूब गया। यहाँ पे एक अलग वर्ड दिया हुआ है एस्टर, है ना, इसका मतलब होता है यस्टरडे। ठीक है, अभी हम लोग यस्टरडे जानते हैं, यस्टर नहीं जानते हैं। यस्टर जो है यह ओल्ड इंग्लिश का वर्ड है। किसका है? ओल्ड इंग्लिश का यह क्या है? वर्ड है। अभी मॉडर्न इंग्लिश में यस्टर को हम लोग पढ़ते क्या है? यस्टरडे पढ़ते हैं। लेकिन पहले जब यह सब 1572 1631 के बीच की है ना, अंग्रेजी जो है जॉन डन लिखे हुए हैं, तो यह ओल्ड इंग्लिश का है। ओल्ड इंग्लिश, मिडिल इंग्लिश में इसका इस्तेमाल होता था। अभी मॉडर्न इंग्लिश में जो है, अभी मॉडर्न इंग्लिश में यस्टरडे होता है, लेकिन पहले क्या चलता था? यस्टर चलता था। यस्टरडे का स्पेलिंग क्या होता था? यस्टर होता था। ठीक है, यह मतलब अलबलाइएगा नहीं कि क्या यस्टर कहाँ से आ गया। ठीक है, जब हम चैप्टर पूरा पढ़ाएंगे तो उसमें एक एक चीज़ जो है लिखा गया है उसको बताएंगे। पहले ऑब्जेक्टिव आप देखते चलिए। ठीक है, आंसर क्या होगा? यस्टर। आंसर क्या होगा? यस्टर नाइट। जॉन डन हैज सीन द सेटिंग, है ना, द सन सेटिंग, है ना, यस्टर नाइट। जॉन डन ने देखा कि कल की रात्रि क्या था? सूरज डूब गया था। ओके, चलिए नेक्स्ट। दस नंबर क्वेश्चन। इसके साथ आपको ये अंग्रेजी का हो रहा है, हिंदी का भी आएगा, हिंदी का टोटल ऑब्जेक्टिव आएगा। ठीक है, उसके बाद
हिस्ट्री का भी है, ठीक है, हिस्ट्री का भी बनवा दे रहे हैं। पोल साइंस है, पोल साइंस का भी आ जाएगा आपको, ठीक है। उसके बाद जियोग्राफी है, जियोग्राफी का भी, मतलब जितने भी 8 सब्जेक्ट है आर्ट्स का, टोटल का हम जो है आपको सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव टोटल चीज़ जो है हम करवा देंगे। आप एग्जामिनेशन से पहले पूरा तैयारी आपको करवा के भेजेंगे, क्योंकि एग्जामिनेशन देने में जो है आपको कोई दिक्कत ना हो, क्योंकि इस बार ऑब्जेक्टिव जो है वो 60 ही पूछा जाएगा 100 मार्क्स वाला में, जिसमें 50 का आंसर आपको देना है। कितने का आंसर देना है? 50 का आंसर आपको देना है। ओके, 50 का आंसर देना है, और 50 को में स्किपेबल कितना रहेगा? 10। ठीक है, तो आपको ऑब्जेक्टिव जब तक आपको कंप्लीट नहीं होगा आप अच्छा से मार्क्स नहीं ला सकते हैं, आपका मार्क्स क्या हो जाएगा? कम जाएगा। इसलिए जो है क्या करना है, हमको ऑब्जेक्टिव की तैयारी बहुत बेहतरीन तरीके से करनी है। ओके, बने रहिए मेरे चैनल पे, टोटल चीज हम आपको करवा देंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। जॉन डन फील्स, फील्स मतलब होता है महसूस करना। डैट, डैट मतलब कि। जॉन डन महसूस करते हैं कि ए डैश इज वेरी होपलेस। होपलेस मतलब होता है आशाहीन, आशाहीन, ठीक है, आशा विहीन या आशाहीन, है ना। तो कहने का मतलब है कि जॉन डन कहते हैं कि कौन जो है वह आशाहीन होता है, आशा विहीन होता है, मतलब जिसके पास निराशा। होपलेस मतलब यह कहिए कि जो निराश रहता है, ठीक है। निराश कौन रहता है? कौन जो जिसको आस नहीं रहता वो निराश रहता है। तो निराशा भरा कौन है? तो निराशा भरा फिश जो है उसको निराशा रहता है? नहीं, ठीक है। बर्ड, बर्ड को भी निराशा नहीं रहता है। एनिमल, एनिमल को भी निराशा नहीं, ये सब आशा वाला है ना। निराश एक ही है पूरी कायनात में, वो है आदमी, ठीक है। उसके पास कितना भी हो जाए, ठीक है, कितना भी वो पाले, कितना भी कुछ कर ले, फिर भी वो नहीं रहता है, निराश ही रहता है। अरे इतना ज़्यादा हो गया, अरे 1 लाख का पर मंथ कमा रहे हैं, 10 लाख हो जाता है तो कितना अच्छा रहता है। और 1 करोड़ वाला सोचेगा कि 10 करोड़ हो जाता है कितना अच्छा रहता है। तो और लेकिन ये सब एनिमल है, फिश है, ये सब एक टाइम का खाना मिल गया, 2 टाइम का, अरे निचंत है भाई, अब कुछ नहीं चाहिए हमें, ठीक है। तो ये होपलेस कौन होता है? कितना भी मिल जाए आदमी जो होता है वो क्या होता है? होपलेस होता है, मतलब इसको लगता नहीं है कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। चलिए, तो आंसर इसका क्या होगा? है ना, मैन। जॉन डन फील्स, जॉन डन महसूस करते हैं कि ए मैन इज वेरी होपलेस, एक व्यक्ति जो होता है वह बहुत निराशावादी इंसान होता है, बहुत निराश होता है, ठीक है। हमेशा जो है आगे अला पे रहेगा, ये दिक्कत वो दिक्कत फलना दिक्कत, ठीक है। चलिए नेक्स्ट 11 नंबर क्वेश्चन देखिए। हिज बिलव्ड, हिज मतलब किसके लिए आया है? तो यह जॉन डन के लिए आया है। किसके लिए आया है? जॉन डन। तो जॉन डन बिलव्ड, हिज बिलव्ड मतलब जॉन डन बिलव्ड, मतलब जॉन डन की जो महबूबा है, प्यारी पत्नी है ना, प्रेमिका है, सेज कहती है, क्या कहती है? डैट की सी हैज ए ग्रेट, ग्रेट मतलब होता है बड़ा या बहुते, ठीक है, लव फॉर डैश, ठीक है। कह रहा है यहां पे इस व्यक्ति का नाम पूछ रहा है कि जॉन डन जो है या उसकी महबूबा किसके लिए कहती है कि उसके दिल में, मतलब उसकी महबूबा के दिल में किसके लिए अपार प्रेम है, बहुत ज्यादा प्रेम करती है। किसको? तो वो किसके लिए? जॉन किट्स नहीं, जॉन डन, या आंसर क्या होगा? जॉन डन। जॉन डन के लिए जो है कहती है उसकी महबूबा कि जॉन डन जी आपके लिए मेरे पास बहुत प्यार है, मेरा दिल जो है एकदम पूरा एकदम भरा हुआ है, आपके लिए जो मेरा प्रेम है वह अपार है, समुंदर से भी गाढ़ा है, ठीक है। ये सब कहने की बातें हैं, चलिए ठीक है। लेकिन जॉन डन कहता है ना, ई ना हो सकता है, तुम मुझसे प्यार नहीं करती हो, अगर प्यार करती तो मुझे जो काम पर हम जा रहे हैं तो काम पर मुझे जाने देती, रोकती नहीं, लेकिन तुम मुझे बार बार रोक रही हो, इसका मतलब तुम मुझसे प्यार नहीं करती हो। लेकिन इसकी महबूबा कहती है कि ना ना ना, हम करते हैं, कि हम बहुत प्यार करते हैं, ठीक है। चलिए
तो उसकी महबूबा जो है किसकी महबूबा है, तो जॉन डन की जो वाइफ कहिए या महबूबा कहिए या प्रेमिका कहिए, कोई दिक्कत नहीं है। यह इंग्लैंड बाहर का कल्चर है, वहाँ पे शादी किए बिना भी एक साथ लोग रहता है। तो महबूबा हो गया, शादी कर लिया तो बीवी हो गई, है ना। पहले जो है साथ ही रहता है लिव इन रिलेशनशिप में, उसके बाद शादी उदी करता है। तो इसलिए जो है कभी, है ना, उसकी कभी महबूबा आएगी, कभी पत्नी आएगी, है ना, कुछ भी बोल सकते हैं उसके बारे में, ठीक है। चलिए, तो जॉन डन जो है, जॉन डन के लिए उसकी महबूबा के पास उसके लिए बहुत ज़्यादा प्रेम है, जॉन डन से वो बहुत प्रेम करती है। चलिए नेक्स्ट 12 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। मैंस, मैंस मतलब आदमी का, ई अपॉस्ट्रोफी एस लगा हुआ है ना, तो इसका मतलब हुआ आदमी का, ठीक है। आदमी का पावर, पावर मतलब ताकत, शक्ति। इज वेरी डैश, मैन की मतलब जो व्यक्ति की जो ताकत होती है, व्यक्ति का जो है ना ताकत होता है, वह क्या होता है, बहुत ज्यादा क्या होता है, बहुत स्ट्रांग होता है, नहीं, है ना, बहुत बुरा होता है, नहीं, बहुत आलसी होता है, नहीं, बहुत ज्यादा कमजोर होता है, फीबल होता है। फीबल देखिए आपके ऑप्शन में जो है एग्जामिनेशन में फीबल रहेगा, नहीं तो वीक रहेगा, दोनों में। वीक मतलब ही कमजोर होता है, फीबल मतलब ही क्या होता है, कमजोर होता है। तो ये कह रहा है कि जो मनुष्य की जो शक्ति होती है, ताकत होता है, वह बहुत क्या होता है, फीबल होता है। फीबल मतलब कमजोर होता है, ठीक है। फीबल रहेगा नहीं तो वीक रहेगा, वीक मतलब ही क्या होता है, कमजोर होता है। इतना समझ में आया कि मैंस पावर इज वेरी फीबल, मनुष्य की शक्ति क्या होती है, बहुत कमजोर होती है। आंसर क्या होगा इसका, बी नंबर, ओके। चलिए नेक्स्ट 13 नंबर क्वेश्चन देखिए। द पोएट क्लेम्स, क्लेम्स मतलब होता है ना, आपत्ति करना। क्लेम्स दैट ही इज फास्टर देन द डैश, कभी जो है क्लेम्स करता है ना, किसी पे नहीं, क्लेम करते हैं, दावा करना, ठीक है। क्लेम मतलब क्या होता है, दावा करना। क्लेम्स कभी जो है दावा करता है कि ही इज फास्टर, वह ज्यादा तेज होगा, ज्यादा तेज होगा, देन द, किसकी तुलना में, वह सूरज से ज्यादा तेज गति से यात्रा करके पंख लगाकर किसके पास दौड़ा चलाएगा, तो अपनी बीवी के पास दौड़ा चला आएगा, ओके। तो पोएट जो है यह दावा करता है कि मैं सन से, सूरज से जो हूं, ठीक है, सूरज से ज्यादा तेज गति से जो है तुम्हारे पास, है ना, दौड़ते हुए मैं तुम्हारे पास चला आऊंगा, ठीक है। चलिए तो आंसर क्या होगा, सन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 14 नंबर। वेन, वेन मतलब होता है जब। द पोएट्स बिलव्ड वीप्स, जब कवि की जो महबूबा है ना, जब रोती है। हिज ब्लड, तो उसका जो खून है, ब्लड मतलब क्या होता है, खून, तो उसका ब्लड क्या हो जाता है, थीन पतला हो जाता है, फैट मोटा हो जाता है, डिक्के नाश हो जाता है, फिनिश मतलब होता है समाप्त हो जाता है। तो उसका खून जो है वह नाश होने लगता है, नाश मतलब उसका खून जो है वह सूखने लगता है, ठीक है, उसका खून गलने लगता है, ठीक है। कब, जब जॉन डन की जो पत्नी है या महबूबा कह लीजिए, जब वह रोती है, रोती है मतलब विप्स, विप्स मतलब रोती है, तो उसका खून मतलब जॉन डन का खून क्या होता है, वह डिके होने लगता है, नाश होने लगता है। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है एग्जामिनेशन में, इसको जो है थोड़ा सा ज्यादा फोकस कीजिएगा, ओके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 15 नंबर क्वेश्चन, ठीक है। जॉन डन वांट्स, जॉन डन चाहते थे, क्या चाहते थे, टू गो, जाना चाहते थे, ओके, अवे, दूर जाना चाहते थे, बिकॉज, क्योंकि, बिकॉज मतलब क्योंकि, क्यों जाना चाहते थे दूर, ही इज नॉट टायर्ड ऑफ हिज, किससे नहीं थके हुए थे, जॉन डन जो है, ठीक है, काम पर जाना चाहते थे। या ऐसा नहीं है कि वह किसी से थक गए थे, किसी इन द सेंस है कि अपनी पत्नी से, अपनी महबूबा से थक गए थे इसलिए वह दूर जाना चाहते थे, ऐसी बातें नहीं है। तो आंसर क्या होगा, तो अपनी बिलव्ड, अपनी पत्नी से वह थक गए थे इसलिए वह दूर जा रहे थे, ऐसी बातें नहीं है, ओके, ठीक। गो अवे ही इज नॉट, नॉट मतलब नहीं थके हुए हैं, टायर्ड मतलब थकना,
या थका, वह नहीं थके थे ऑफ हिज बिलव्ड, अपनी महबूबा से वह नहीं थके थे, इसलिए वह दूर जा रहे थे। ठीक है, चलिए, वह जा क्यों रहे थे, जॉन डन जा क्यों रहे थे, तो जा इसलिए रहे थे क्योंकि उसको बहुत काम करना है, इसलिए वह जा रहे थे। और उसकी जो महबूबा कह रही थी कि नहीं, आपको, हमको लगता है कि आप मुझसे थक गए हैं, मुझसे उब गए हैं, मेरा मतलब आपका मेरे से मन भर गया है, इसलिए जा रहे हैं। तो वही समझाते हुए जॉन डन कहते हैं कि नहीं नहीं रे पगली, ऐसी बात नहीं है, मैं न तुमसे थका हुआ हूँ, न तुमसे उब गया हूँ, और न ही कोई अन्य मुझे दूसरी बाहर वाली कोई मिल गई है, इसलिए ये सब कारण नहीं है। ठीक है, इसलिए मैं नहीं जा रहा हूँ, मुझे काम पे जाना है, इसलिए मैं काम करने के लिए जा रहा हूँ, ये सब कारण नहीं है कि मैं तुमसे दूर जा रहा हूँ। ठीक है, चलिए नेक्स्ट 16 नंबर देखिए। द पोएट सेज, कवि कहते हैं, डैट की मैन कैनोट डैश अनदर आवर, अनदर आवर मतलब होता है एक घंटा, एक क्षण, एक पल भी आदमी जो है ऐड नहीं कर सकता है, जोड़ नहीं सकता है। जब कह रहा है कि जब वक्त जाता रहता है तो मानव की शक्ति इतनी कमजोर होती है कि वो एक क्षण जो है, एक पल जो है, उस समय को ऐड नहीं कर सकता है, रोक नहीं सकता है, जोड़ नहीं सकता है। ठीक है, उसको थोड़ा देर के लिए है ना रोक नहीं सकता है। तो आंसर क्या होगा, ऐड। ऐड मतलब होता है जोड़ना, है ना। पोएट सेज दैट, कवि कहते हैं कि मैन कैनोट, मैन नहीं कर सकता है, ऐड अनदर आवर, दूसरा पल, दूसरा घंटा, दूसरा समय उसमें ऐड नहीं कर सकता है। ठीक है, हम लोग रोक सकते हैं समय को थोड़ा समय के लिए भी, थोड़ी देर के लिए भी। तो आंसर क्या होगा, ऐड। ओके, आंसर क्या होगा, ऐड। ठीक है, चलिए ठीक है, 70 नंबर क्वेश्चन देखिए। हूँ मतलब कौन, इज वेल नोन, वेल नोन मतलब होता है विख्यात, वेल नोन मतलब क्या होता है, विख्यात। विख्यात कौन है, किस मामले में विख्यात है, फॉर हिज सॉन्ग्स, सॉन्ग्स लिखने के कारण, सोनेट्स, सोनेट्स लिखने के कारण, सटायर्स, है ना, सटायर्स लिखने के कारण, एलगीज एंड सरमन्स, ये सब लिखने के कारण। ये सारे चीज कौन लिखा करते थे, तो ये लिखा करते थे जॉन डन। आंसर क्या होगा, ए नंबर। ये सारा क्या चीज कौन लिखते थे, तो जॉन डन लिखते थे इसको। किसको किसको, तो सॉन्ग्स लिखते थे, सोनेट्स लिखते थे, सटायर्स लिखते थे, एलगीज लिखते थे और सरमन्स लिखते थे। ये कविता में ही सारे को क्या करते थे, इंक्लूड कर देते थे, मतलब इन टॉपिक के बारे में वो क्या करते थे, लिखते थे। ओके, चलिए आगे हम लोग देखते हैं। हूँ मतलब कौन, विल मेक, मेक मतलब बनाना, स्पीडियर जर्नी देन द सन, कौन जो है, यह व्यक्ति का नाम पूछ रहा है, इस व्यक्ति का नाम पूछ रहा है। हूँ मतलब कौन, यही इसको बताना है। हूँ मतलब कौन विल मेक स्पीडियर जर्नी, जर्नी देन द सन, सन से ज्यादा स्पीड गति से, है ना। जर्नी, जर्नी मतलब होता है यात्रा, जर्नी मतलब क्या होता है, यात्रा। तो सूरज से भी ज्यादा तेज यात्रा करके, जर्नी करके कौन आएगा, है ना। तो कौन आएगा, तो कौन आएगा, जॉन डन आएगा। कहाँ आएगा, तो अपने प्रेमिका के पास आएगा लौट के। ठीक है, तो जॉन डन कह रहा है कि मैं सूरज से भी ज्यादा तेज गति से एकदम उड़ते हुए, है ना, तुम्हारे पास, अपनी पत्नी के पास मैं आ जाऊंगा। ओके, चलिए आंसर क्या होगा, जॉन डन। जॉन डन जो है स्पीडियर जर्नी करेगा, किसकी, किससे ज्यादा, तो यह सन से ज्यादा जो है, सूरज से ज्यादा जो है तेज गति करके आएगा। ओके, चलिए 19 नंबर क्वेश्चन देखिए। डैट इफ गुड फॉर्चून फॉल कैनॉट एड अनदर आवर इज फ्रॉम, कह रहा है ये जो लाइन दिया गया है, यह यहां से यहां और यहां से यहां जो लाइन है, इज फ्रॉम, यह कहां से लिया गया है, किस कविता से लिया गया है, तो इस कविता का नाम क्या है, तो स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो। आंसर क्या होगा, डी नंबर। आंसर क्या होगा, डी नंबर। मतलब यह स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो का यह क्या है, लाइन है। डैट इफ गुड फॉर्चून फॉल, इसका हिंदी हो गया। ठीक है, अगर सौभाग्य जाता है, कैनॉट एड अनदर आवर, तो हम लोग उसको एक पल, एक क्षण के लिए भी हम क्या कर सकते हैं, रोक नहीं सकते हैं। ओके,
तो जब सौभाग्य जाता है मतलब अच्छा जब वक्त जाता रहता है, बुरा वक्त आता है, तो अच्छे वक्त को हम एक समय के लिए, एक पल के लिए, एक घंटे के लिए भी क्या कर सकते हैं, रोक नहीं सकते हैं, कोई नहीं रोक सकता है। ओके, आंसर क्या होगा, स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो से यह लाइन क्या किया गया है, लिया गया है। ऐसा क्वेश्चन एग्जामिनेशन में खूब पूछता है, इस पे ज्यादा फोकस कीजिएगा। ओके, चलिए 20 नंबर क्वेश्चन देखिए। ठीक है, डेस्टिनी, डेस्टिनी मतलब होता है भाग्य, डेस्टिनी मतलब क्या होता है, भाग्य। मे टेक दाई पार्ट, दाई मतलब होता है योर, यह ओल्ड इंग्लिश का वर्ड है दाई, दाई योर, अभी का योर होगा मॉडर्न इंग्लिश में। पार्ट, पार्ट मतलब हिस्सा। एंड मे दाई फियर्स, दाई मतलब योर, फियर्स मतलब डर, फुलफिल सच हो जाएगा, इज सेड बाय, यह किसके द्वारा कहा गया है, तो डेस्टिनी में टेक दाई पार्ट एंड मे दाई फियर्स फुलफिल, यह जो लाइन है, यह जो वक्तव्य है, किसके द्वारा बोला गया है, कौन बोल रहा है, तो यह स्पीकर जो है बोल रहे हैं। स्पीकर मतलब जो है, स्पीकर यहाँ पे कौन है, स्पीकर मतलब होता है वक्ता, वक्ता मतलब कवि, तो कवि कौन है, जॉन डन बोल रहे हैं अपनी प्रेमिका से कि डेस्टिनी में टेक दाई पार्ट, भाग्य तुम्हारा साथ जरूर देगा। ओके, एंड मे दाई फियर्स फुलफिल, और शायद ही हो सकता है कि तुम्हारा जो डर है वह क्या हो जाए, वह खत्म हो जाए, वह पूरा हो जाए। इज सेड, यह कहा गया है, सेड मतलब कहा गया है। ठीक है, किसके द्वारा कहा गया है, तो कहा गया है स्पीकर के द्वारा, जॉन डन के द्वारा कहा गया है। ओके, आंसर क्या होगा, ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। चलिए, दे हु कीप वन अनदर अलाइव कैन नेवर डैश, कह रहा है वे लोग जो एक दूसरे को अपने दिलों में जिंदा रखते हैं, वे एक दूसरे से कभी अलग नहीं होते हैं। ओके, जो एक दूसरे से क्या करते हैं, एक दूसरे को दिलों में जिंदा रखते हैं, वे एक दूसरे से कभी अलग नहीं होते हैं। तो इसका जो लाइन दिया गया है ये है बी पार्टेड। ठीक है, इसमें क्या भराएगा, बी पार्टेड। ओके, बी पार्टेड, वे लोग जो एक दूसरे को दिलों में जिंदा रखते हैं, है ना, अपने दिलों में जिंदा रखते हैं, कैन नेवर बी पार्टेड, वे एक दूसरे से कभी अलग नहीं होते हैं। पार्टेड मतलब होता है अलग होना। ठीक है, तो एक दूसरे से अलग नहीं होते हैं। ये कौन कह रहा है, तो ये जॉन डन कह रहा है। किसको कह रहा है, तो अपनी प्रेमिका से कह रहा है। ओके, तो आंसर क्या होगा, बी पार्टेड। चलिए नेक्स्ट, What was the religion of जॉन डन, जॉन डन का रिलीजन क्या था, तो जॉन डन जो थे वह रोमन कैथोलिक धर्म के थे। आंसर क्या होगा, ए नंबर। याद रहेगा आपको कि जॉन डन जो थे वो रोमन कैथोलिक धर्म के थे। किस धर्म के थे, रोमन कैथोलिक धर्म के थे। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट हो गया, ये हो गया रोमन कैथोलिक 23 नंबर। चलिए, ड्यूरिंग, ड्यूरिंग मतलब होता है के दौरान, ड्यूरिंग मतलब क्या होता है, के दौरान, क्या होता है, के दौरान। 16th सेंचुरी, 16वीं शताब्दी के दौरान यूरोप में जो क्या था, तो यूरोप जो था एंटी कैथोलिक था। क्या था, एंटी कैथोलिक मतलब होता है कैथोलिक धर्म के विरोधी था। कब, 16वीं शताब्दी के दौरान यूरोप जो थे वह एंटी कैथोलिक था, मतलब कैथोलिक धर्म से बहुत ज़्यादा नफरत करता था। और इसी कैथोलिक धर्म के कौन थे, जॉन डन थे। और इसी कारण से उनको ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से जबरदस्ती बाहर निकाल दिया गया था, विदाउट डिग्री, बिना डिग्री के। ओके, आंसर क्या होगा, एंटी कैथोलिक। 16वीं शताब्दी के दौरान यूरोप कैसा था, पूरे यूरोप में कैथोलिक धर्म से नफरत करने वाले लोग ज्यादा थे। ठीक है, तो एंटी, एंटी मतलब होता है दुश्मन, कैथोलिक का दुश्मन था। ठीक है, चलिए 24 नंबर क्वेश्चन देखिए। ठीक है, जॉन डन वाज अ स्कॉलर, स्कॉलर मतलब होता है विद्वान। जॉन डन जो थे विद्वान थे, ऑफ, किसके विद्वान थे, लॉ, कानून के, थियोलॉजी, धर्मशास्त्र के, बायोलॉजी, जीव विज्ञान के नहीं।
ठीक है, लॉ एंड थियोलॉजी। तो जॉन डन जो थे वह लॉ के भी विद्वान थे, लॉ मतलब कानून भी पढ़े थे, और थियोलॉजी और धर्मशास्त्र भी पढ़े थे। तो आंसर इसका क्या होगा, ए और बी, मतलब लॉ एंड थियोलॉजी। आंसर क्या होगा, डी नंबर, आंसर क्या होगा, डी। ठीक है, मतलब लॉ और थियोलॉजी दोनों के यह क्या थे, जानकार थे। कौन, जॉन डन जो थे वह लॉ भी पढ़े थे और थियोलॉजी भी पढ़े थे, मतलब दोनों के जो थे वह विद्वान व्यक्ति थे। कौन, जॉन डन। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। चलिए, एट द एज ऑफ डैश, एज पूछ रहा है, जॉन डन एक्सेप्टेड, एक्सेप्टेड मतलब होता है स्वीकार करना, है ना, द ऑर्डिनेशन एट, है ना, एट एटी है, ठीक है, इसको काट के एट, ठीक है, एट एंग्लिकन चर्च, एंग्लिकन चर्च में वह ऑर्डिनेशन, ऑर्डिनेशन मतलब होता है धर्मशास्त्र, जो प्रीचर होता है, जो धर्मशास्त्र का उपदेश देता है, वह स्वीकार किए, मतलब एज ए जो है क्या कहते हैं उसको, पुजारी, अपने जैसे होता है ना अपने यहाँ पुजारी, ठीक है, तो पुजारी मंदिर का होता है उसी प्रकार से, ठीक है, प्रीचर होता है कहाँ पे, चर्च में। तो ऑर्डिनेशन एक हुआ, ठीक है, अध्यादेश, वो स्वीकार किए कि चर्च के हम क्या बनेंगे, प्रीचर बनेंगे। एट द एज ऑफ 42, 42 वर्ष की उम्र में क्या बन गए वो, है ना, ऑर्डिनेशन स्वीकार किए थे। कहाँ के, तो एंग्लिकन चर्च, एंग्लिकन चर्च मतलब होता अंग्रेजों के जो चर्च होते हैं, अंग्रेजी चर्च, उसके वो क्या बन गए थे, तो वह ऑर्डिनेशन स्वीकार किए थे। ओके, कब, कितने वर्ष की उम्र में, तो 42 वर्ष की उम्र में। ओके, चलिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि कितने वर्ष की अवस्था में, जब जॉन डन 42 वर्ष के थे तो उन्होंने क्या किया, ऑर्डिनेशन स्वीकार किया था एंग्लिकन चर्च का। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। हु मतलब कौन, एमोंग मतलब के बीच, देम was sent to prison for secretary marrying his patron's niece। कह रहा है इस चारों में से जो है, W.H. जॉर्डन, T.S. एलियट, कमला दास, जॉन डन, इस चारों में से जो है किसको, है ना, थोड़े समय के लिए जेल की हवा खानी पड़ी थी, मतलब जेल भेज दिया गया था। और क्यों भेजा गया था पता है, जॉन डन जो है वह चुपके से, है ना, चोरी छुपे जो है, या यूँ कहो कि भगा के जो है शादी कर लिया था। किससे, तो इसका जो जहाँ पे यह काम करता था ना, उसकी एक भतीजी थी, बहुत सुंदर थी, और उससे क्या की कर लिया, यह शादी कर लिया। शादी किया तो बहुत अच्छी बात है, शादी करना दिक्कत थोड़ी है, यह चुपके से, है ना, मतलब बिना बताए हुए शादी कर लिया। जिसके यहाँ काम करता था उसी की भतीजी से शादी कर लिया। अब भाई वो तो आग बबूला होगा ही, उसने पुलिस बुलाया और जॉन डन के क्या, जेल भेज दिया गया। कहते जब जेल की हवा खाओ, पहले तुम जो है चोरी छिपे शादी कर लिए हो, ठीक है, लेकिन थोड़े समय के लिए। वो तो मर्डर किसी का किया नहीं था कि हाँ उम्र कैद हो जाएगा या 10 साल 20 साल 50 साल की सज़ा हो जाएगी, ऐसा तो है नहीं, है ना। शादी किया था तो शादी करने का सज़ा उसको मिला कि भाई जो है थोड़े समय के लिए क्या किया, उसको जेल की हवा खानी पड़ी। ठीक है, क्यों, क्योंकि वह चुपके से शादी कर लिया था इसलिए। ठीक है, तो शादी ब्याह जो है ढोल बाजा बराती करके और तब करना चाहिए, चुपके से। इधर उधर वाला शादी वो फालतू होता है ना, तो जेल उल जो है फ्री में जाना पड़ जाएगा। तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा जॉन डन। जॉन डन को जो है पैट्रॉन्स नीस, पैट्रॉन्स मतलब होता है अपने मालिक की भतीजी से, नीस मतलब भतीजी, सेक्रेटरी मतलब होता है चुपके से, है ना, गुप्त रूप से, मैरिंग मतलब शादी कर लिया, है ना, इसलिए प्रिजन मतलब जेल भेज दिया गया उनको। ओके, चलिए आगे हम देखते हैं 27 नंबर क्वेश्चन देखिए। स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो इज ए पोएट्री ऑफ, स्वीटेस्ट लव इज आई डू नॉट गो, यह पोएट्री है। कैसा पोएट्री है, तो यह अलगाव वाला कविता है, सेपरेशन वाला कविता है। सेपरेशन मतलब अलगाव वाला कविता है, मतलब कवि जो है अपनी महबूबा से क्या हो रहे हैं, अलग जा रहे हैं, अलग हो रहे हैं। ठीक है, तो ये क्या है आंसर, सेपरेशन वाला कविता है, मतलब अलगाव वाला कविता है। ओके, आंसर क्या होगा, सेपरेशन मतलब अलगाव। चलिए 28 नंबर क्वेश्चन देखिए। ठीक है, स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो इज ऑफ डैश स्टेंजा, इसमें कितने स्टेंजा है, तो एक कविता आप देखिएगा तो इसमें टोटल जो है आपको कितने स्टेंजा मिलेंगे,
5 स्टेंजा मिलेगा। अब 5 स्टेंजा में हर एक स्टेंजा में कितने लाइन्स है, तो 8 लाइन्स है। टोटल मिला के कितने लाइन्स हो गए, तो टोटल जो हो गया वह 40 लाइन्स। 5 गुने 8, 8 पंचे 40 लाइन्स की कविता है। और एक स्टेंजा में जो है 8 लाइन है, तो 5 8 है 40, ठीक है, 40 लाइन की कविता है। तो इसमें कितने स्टेंजा है, तो 5 स्टेंजा है, ठीक है। चलिए जो है हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ओके, स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो इज ए डैश पोएम। कैसा कवि है, कविता है, तो यह लव कविता है। लव मतलब इसमें प्यार मोहब्बत के बारे में जो है चर्चा किया गया है, इसलिए इसको क्या बोलेंगे, लव पोएम। नेचर प्रकृति, कवि, चिल्ड्रेन इसमें चर्चा नहीं है, ह्यूमन नहीं चर्चा है। आंसर क्या होगा, लव पोएम है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट 30 नंबर, ठीक है। स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो फॉर डैश ऑफ दी। यह लाइन दिया गया है किसका, यह लाइन कविता का लाइन है, ठीक है, यह कविता का लाइन है। और कविता के लाइन जो है इसमें भरना है कि इसके बाद क्या आएगा। तो स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो फॉर वेरीनेस ऑफ दी। वेरीनेस मतलब होता है थकान, थक जाना। मेरी प्यारी प्रियतमा, स्वीटेस्ट लव मेरी प्यारी प्रियतमा, आई डू नॉट गो मैं नहीं जा रहा, फॉर वेरीनेस ऑफ दी क्योंकि मैं तुमसे थक गया हूँ इसलिए मैं तुमसे दूर नहीं जा रहा हूँ। तो दी यह ओल्ड इंग्लिश है, इसका अभी यू होता है, यू मतलब तुमसे थक गया हूँ, ये ओल्ड इंग्लिश का है, दी ओल्ड इंग्लिश, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है, यू, ओके। तो आंसर क्या होगा, वेरीनेस। वेरीनेस मतलब थक गया है, थकान हो गया है, ओके। चलिए एक 30 नंबर क्वेश्चन देखिए, ठीक है। यस्टर नाइट, यस्टर नाइट मतलब होता है कल की रात्रि, कल की रात्रि, कल की रात्रि, ठीक है। डैश वेंट हैंस एट इज हेयर टुडे। कल की रात्रि जो है कौन चला गया था और आज फिर यहीं पे है, यहीं पे उगा हुआ है। तो कौन चला गया था, तो सन चला गया था। कल की रात्रि सूरज डूब गया था और आज जो है ना, एट मतलब यहाँ, इज हेयर टुडे आज यहाँ ही है। तो कल की रात्रि सूरज डूब गया था और आज क्या है, यही है। तो इसका आंसर क्या होगा, सन। सन कल की रात्रि डूब गया था, चला गया था, है ना, अस्त हो गया था, आज फिर यहां है, ओके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 32 नंबर क्वेश्चन, ठीक है। ओ ये लाइन दिया गया है कविता का, इसमें लाइन है, वो हाउ डैश इज मैंस पावर। अरे मनुष्य की शक्ति कितनी कमजोर होती है, कमजोर होती है मतलब फीबल होती है, फीबल। आंसर क्या होगा, एक कमजोर। फीबल का हिंदी क्या होता है, कमजोर। ये पहले भी क्वेश्चन में आया था, फीबल और वीक, याद कीजिए। ओ हाउ फीबल इज मैंस पावर देन इफ गुड फॉर्चून फॉल कैनॉट एड अनदर आवर। यह कविता का लाइन है, तो इसमें क्या भराएगा, फीबल। अरे मनुष्य की शक्ति कितनी कमजोर होती है, मैंस पावर, डैट की इफ गुड फॉर्चून फॉल, जब अच्छा सौभाग्य मतलब अच्छा भाग्य, अच्छा समय जब जाता है, कैनोट एड अनदर आवर, तो हम लोग दूसरा है ना उसमें कुछ जोड़ नहीं सकते हैं, दूसरा कुछ नहीं हो सकता है, मतलब हम थोड़े समय के लिए उसको रोक भी नहीं सकते हैं, ओके। तो आंसर क्या होगा आपको, फीबल, ओके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 33 नंबर, ओके। द स्पीकर, स्पीकर मतलब, स्पीकर कहने का मतलब कौन, जॉन डन। स्पीकर मतलब होता है वक्ता, और कोई भी चैप्टर का जो स्पीकर मतलब कहने का मतलब उसका राइटर ही हुए, पोएट ही हुए, ठीक है। बिलव्ड, स्पीकर की जो बिलव्ड है महबूबा है, कौन है, जॉन डन की जो महबूबा है। साइज, साइज मतलब कहराती है, रोती है, हिज डैश अवे। तो जब स्पीकर की जो महबूबा है जब रोती है, कराहती है, सिसकती है, ऐसा नहीं होता है, सिसक सिसक के जो है जब सिसकती है तो क्या होता है, तो जब सिसकती है तो वो होता क्या है कि उसका जो खून है ना, उसका जो खून है, नहीं स्पीकर साई है ना, जब साई करती है तो उसका जो सोल है, जो उसकी जो आत्मा है, वो क्या हो जाता है, बहुत ज़्यादा दुखी हो जाता है, उसकी आत्मा ही खत्म हो जाती है, उसका आत्मा ही बहुत ज़्यादा रोने लगता है, बहुत दुखी हो जाता है। कौन, जॉन डन। कब, जब जॉन डन की जो महबूबा है वो क्या करती है, साई करती है, आहें भरती है, सिसक सिसक के जब रोती है तब, ओके।
तो इसलिए कह रहा है जॉन डन कि अरे पगली रे काहे रोती है भाई, ना रो, तुम जब रोती हो तो मेरा जो आत्मा में है वो बहुत दुखी हो जाता है, प्लीज प्लीज मत रोइए, ठीक है। फिर भी जो है रोती है रोती है रोती है, ये तो छुपाने वाला जो है कौन जो है दिमाग लगाने जाएगा। चलो आगे बढ़िए जो है हम सब। 34 नंबर क्वेश्चन देखिए। द स्पीकर्स लाइफ ब्लड डिकेज वेन हिज बिलवेड, स्पीकर का जो लाइफ ब्लड है, जो खून है, वह डिके होने लगता है, वह नाश होने लगता है। कब? जब उसकी महबूबा क्या करने लगती है, वीप करने लगती है, रोने लगती है। जब वह रोती है तो उसका जो है लाइफ ब्लड क्या होने लगता है, डिके होने लगता है, ओके, नाश होने लगता है, क्षय होने लगता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ओके, ठीक है। द पोएट, या पोएट कहिए, स्पीकर कहिए, जॉन डन कहिए, सेज कहते हैं हिज बिलवेड, उसकी जो महबूबा है, नॉट टू फॉर ए थिंक हिम, है ना, अपनी महबूबा से कहते हैं कि मेरी जो प्यारी महबूबा, प्लीज मेरे बारे में कुछ भी गलत मत सोचो, मेरे बारे में कुछ भी बुरा मत सोचो। तो आंसर इसका होता है एनी इल, कुछ भी बुरा, इल मतलब यहाँ पे है ना, इल मतलब होता है यहाँ पे कुछ भी बुरा नहीं सोचो, क्या, कुछ भी बुरा मत सोचो, ठीक है, मतलब ये होता है बुरा, ठीक है, क्या होता है बुरा। एनी ब्यूटीफुल, तो ब्यूटीफुल तो होगा नहीं, ठीक है। तो कह रहा पोएट स्पीकर बिलव नॉट टू फॉर ए थिंग, फॉर ए थिंग मतलब होता है सोचो, क्या सोचो, कुछ भी बुरा मत सोचो, तो क्या होगा एनी इल, आंसर क्या होगा एनी इल, इल मतलब होता है बुरा, इल मतलब क्या होता है बुरा, कुछ भी बुरा नहीं सोचना है, ठीक है, कुछ भी बुरा नहीं सोचना है। चलिए कहां से आ गया, ठीक है। चलिए 35 नंबर तो हो गया था। छत्तीस नंबर देखिए, ठीक है। द लाइन नोर इन द होप द वर्ल्ड कैन सो ए फिटर लव फॉर मी इज फ्रॉम, यह जो लाइन है यह कहाँ से लिया गया है, तो यह लाइन लिया गया है स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो से लिया गया है, ठीक है। यह लाइन कहाँ से लिया गया है, स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो से लिया गया है, ठीक है। कहने का मतलब द लाइन नोर इन द होप द वर्ल्ड कैन सो ए फिटर लव फॉर मी, इसका हिंदी ये हो गया कि नहीं मैं इसलिए तुम्हें छोड़कर जा रहा हूं कि मुझे कोई बाहर वाली मिल गई है, फिटर लव, फिटर लव मतलब होता है कोई तुमसे ज्यादा प्यार करने वाली मुझे मिल गई है, इसलिए मैं तुम्हें छोड़कर नहीं जा रहा हूं। ये सब झूठ बात है, ये सच नहीं है। तो यह लाइन जो है कहां से लिया गया है, स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो से लिया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, 37 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। देखिए डैट दाउ लवेस्ट मी एज दाउ सेस्ट इज फ्रॉम, ठीक है, यह लिया गया है किससे, यह लाइन कहां से लिया गया है, तो स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो से लिया गया है, इससे लिया गया है। कहने यह कह रहा है कवि कि डैट दाउ लवेस्ट मी, जैसा कि तुम कहती हो कि तुम मुझसे प्यार करती हो, बेइंतहा मोहब्बत करती हो, डैट दाउ सेस्ट, है ना, वैसी बातें नहीं है, तुम मुझे प्यार नहीं करती हो, अगर प्यार करती तो तुम रोती नहीं, ठीक है। तो यह लाइन कहां से लिया गया है, स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो से लिया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, 38 नंबर, ठीक है। विच मतलब कौन सा, टाइप मतलब प्रकार, ऑफ लवर नेवर पार्ट अवे, किस प्रकार के जो प्रेमी प्रेमिका होते हैं, ठीक है, महबूबा होते हैं, वो अलग नहीं होते हैं, ठीक है। तो जो ट्रू लवर्स होते हैं, सच्चे प्रेमी और प्रेमिका होते हैं, वो एक दूसरे से कभी अलग नहीं होते हैं, क्या, एक दूसरे से कभी अलग नहीं होते हैं। तो आंसर इसका क्या होगा, सी नंबर, ट्रू लवर्स, ट्रू मतलब है सच्चे प्रेमी प्रेमिका जो होते हैं वह एक दूसरे से कभी अलग नहीं होते हैं, चाहे स्थिति कुछ भी हो, ओके। चलिए नेक्स्ट,
What are the things that the sun does not have? ऐसी कौन सी चीजें हैं जो सूरज के पास नहीं है? ऐसी कौन सी चीजें हैं जो सूरज के पास नहीं है? तो सूरज के पास कौन सी चीजें नहीं है? तो सूरज के पास जो है सेंस और डिजायर यह नहीं है। ना उसके पास दिमाग है और ना उसके पास इच्छा है, ठीक है, ना उसके पास बुद्धि है, दिमाग है, और ना कोई इच्छा है। सूरज के पास ये दोनों नहीं है। यह क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछ चुका है कि सूरज के पास क्या नहीं है। डैट द सन डज नॉट हैव, डज नॉट हैव मतलब नहीं है, क्या नहीं है? सेंस और डिजायर सूरज के पास नहीं है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 40 नंबर। डैश कांट एड अनदर आवर वेन गुड फॉर्चून फॉल। जब समय जाता रहता है, जब अच्छा वक्त जाता रहता है, तो कौन जो है वह क्या करता है? समय को रोक नहीं सकता है या ऐड उसमें नहीं कर सकता है, तो वह है आपको मैन। आदमी जो है कोई भी बुरे वक्त को रोक नहीं सकता है, ठीक है, कहने का मतलब बुरा वक्त को जो है रोक नहीं सकता है, और अच्छा वक्त जब जाता रहता है तो उसको भी वो रोक नहीं सकता है, थोड़ा समय भी वह जोड़ नहीं सकता है उसमें। ओके, तो आंसर क्या होगा? मैन। मैन कांट अनदर आवर, आदमी नहीं जोड़ सकता है, नहीं रोक सकता है। ओके, आंसर क्या होगा? मैन। ठीक है, चलिए 41 नंबर क्वेश्चन देखिए। द डैश हैज नो हाफ बट द मैन हैज। ठीक है, कह रहा है कि किसके पास हाफ नहीं है। हाफ मतलब होता है पत्नी, पत्नी कहिए या प्रेमिका कहिए। किसके पास प्रेमिका नहीं है? ठीक है, तो पोएट के पास तो प्रेमिका है। मून इसमें चर्चा नहीं है, अर्थ की चर्चा नहीं है ना, मून अर्थ की चर्चा नहीं है। पोएट के पास तो है। सन के पास जो है वह प्रेमिका नहीं है। तो कह रहा है द सन हैज नो हाफ बट द मैन हैज। ठीक है, मैन के पास जो है पत्नी है ना, प्रेमिका है, या कवि के पास है, लेकिन सूरज के पास नहीं है। ठीक है, चलिए तो आंसर क्या होगा? सन। 42 नंबर। ठीक है, हूँ मतलब कौन? इज जॉन डन्स बिलव्ड वाइफ। ठीक है, जॉन डन की पत्नी कहिए या जॉन डन की जो है महबूबा कहिए, कौन जो है जॉन डन की महबूबा है इसमें, उसका नाम बताइए। तो उसका नाम है एन्ने मोरे। ठीक है, इसका नाम क्या है? एन्ने मोरे जो है जॉन डन की क्या है? महबूबा है, या महबूबा कह लीजिए, पत्नी कह लीजिए, जो है सो कह लीजिए। ठीक है, तो आंसर क्या होगा? एन्ने मोरे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। ओके, आई टेक मोर विंग्स एंड डैश देन ही। किसकी तुलना में? तो मैं जो हूँ ज्यादा विंग्स ले लूंगा, एंड स्पर्स और अभिलाषा ले लूंगा, देन ही किसकी तुलना में? यह ही जो है किसके लिए आया है? तो यह सन के लिए आया है। कह रहा है सूरज की तुलना में मैं ज़्यादा पंख लगा के, ज़्यादा इच्छा से, ज़्यादा जो है पूरी दम ताकत से किसके पास आऊँगा? मैं तुम्हारे पास आऊँगा। तुम्हारे पास मतलब अपनी प्रेमिका को समझाते हुए कह रहे हैं कि तुम चिंता मत करो, मैं आऊँगा तुम्हारे पास, तुम्हें डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, और मैं ज़्यादा जो है वो प्रेरणा के साथ, स्पर्श मतलब प्रेरणा कह लीजिए इसको, ज़्यादा प्रेरणा के साथ तुम्हारे पास मैं जरूर आऊँगा, तुम चिंता मत करो। ओके, तो आंसर क्या होगा? स्पर्श। किसकी तुलना में? सूरज के तुलना में। आई कौन कह रहा है? तो जॉन डन कह रहा है कि मैं मतलब जॉन डन है ना, सूरज की तुलना में ज़्यादा जो है विंग्स मतलब डैने, पंख लगाकर तुम्हारे पास आऊँगा। ठीक है, एंड स्पर्श और ज़्यादा प्रेरणा के साथ। चलिए अब क्वेश्चन खत्म है। ठीक है, टू यूज माई सेल्फ इन क्या है? जेस्ट। ठीक है, 10 फेंट डेज टू डाई। कह रहा है कि इस तरह बहाने की मौत, फेंट्स डेट मतलब होता है बहाने की मौत, इस तरह बहाने की मौत मरने से अच्छा है क्यों ना मैं अपना इस्तेमाल खुश रहने के लिए है ना अपना इस्तेमाल कर लूँ।
ठीक है, मैं अपना इस्तेमाल जो है वो अच्छे अच्छे काम करने के लिए क्यों ना कर लूँ, कि वो तुम्हारे पास बैठकर पूरी ज़िंदगी बर्बाद करने से अच्छा है कि मैं अपना इस्तेमाल हंसी के लिए, खुशी के लिए, है ना, क्यों ना कर लूँ। ठीक है, कौन कह रहा है, तो जॉन डन कह रहा है। किससे कह रहा है, तो एन्ने मोरे अपनी वाइफ से कह रहा है कि इस तरह बहाने की मौत मरने से, मतलब रह रहे एक दिन टपक गए, मर गए, तो उससे अच्छा है मैं अपना इस्तेमाल अच्छे काम के लिए क्यों ना कर लूँ, कि तुम्हारे पास मैं रहूँ। ठीक है, तो क्या होगा, जेस्ट, जेस्ट मतलब खुशी के लिए, और खुशी या प्रशंसा पोएट को कब होगा, जब वह काम करने जाएगा तब होगा। ओके, अन्यथा जो है उसे खुशी नहीं मिलने वाली है। तो आंसर क्या होगा, जेस्ट। आंसर क्या होगा, जेस्ट। खत्म है 45। लेट नोट दाई डैश हर्ट फॉर थिंक मी एन इल, कह रहा है कि अपने इस जो निष्पाप दिल है, जो निष्पाप, जो तुम्हारा दिल है, जो नाजुक सा दिल है तुम्हारा, है ना, दैवी तुलनीय जो दिल है, उसको मेरे बारे में कुछ भी गलत मत सोचने दो। फॉर थिंक मतलब सोचना, एनी इल मतलब कुछ भी बुरा मत सोचने दो। कौन कह रहा है, तो जॉन डन कह रहे हैं अपनी प्रेमिका से कि अपने नाजुक से दिल को मेरे बारे में कुछ भी गलत मत सोचने दो। ठीक है, कि मैं तुम्हें छोड़कर जा रहा हूं, या मेरा मन तुमसे भर गया है, या कोई अन्य लड़की मुझे मिल गई है, उसके लिए मैं तुम्हें छोड़कर जा रहा हूं, ऐसी कोई बातें नहीं है। ये सब अपने दिल से निकाल दो और मेरे बारे में कुछ भी गलत मत सोचो। ठीक है, अपने दिल को मेरे बारे में कुछ भी गलत मत सोचने दो। ठीक है, चलिए आंसर क्या होगा, डिवाइनिंग। ठीक है, चलिए अब जो है क्वेश्चन हो गया ख़त्म। मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में, तब तक के लिए आप क्या कीजिएगा, इसको जो है बार बार जो है रिवीजन करते रहिएगा। बार बार क्या कीजिएगा, इसको रिवीजन कीजिएगा, क्योंकि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ओके, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन क्या है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसका पीडीएफ जो है, इसका पीडीएफ फ्री में अवेलेबल है। आप जैसे रिवीजन करने का है ना होगा, तो पीडीएफ इसका फ्री में है। आप क्या कीजिएगा, आप कमेंट करके बताइएगा कि आपको पीडीएफ चाहिए या नहीं चाहिए, कि इसी से काम हो जाएगा, स्क्रीनशॉट लेके काम चला लीजिएगा। अगर पीडीएफ चाहिए तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। हम आपको जो है नेक्स्ट वीडियो में बता देंगे कि आपको पीडीएफ कहाँ से डाउनलोड करना है। ठीक है, इसके लिए आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके आप पढ़ लीजिएगा कि आपको मतलब जो पीडीएफ है आपको कहाँ से मिलेगा, वो फ्री मिलेगा। ठीक है, हो सकता है कि आपको टेलीग्राम का लिंक दिया हो, उसे डाउनलोड कर सकते हैं, या डायरेक्ट पीडीएफ का है लिंक हम दे देंगे, किसमें, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।